हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी विथ पी.एन. शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज डेट 30 जून 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूज हमारी रहेगी आज, टिकटॉक टिकटॉक से समेत चाइना के लगभग 59 ऐप पर रोक लगा दी इंडियन गवर्नमेंट ने। और किस आधार पर लगाई है? डाटा चोरी और जासूसी के आधार पर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है हमारी, उनको आप याद रखना। और यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, हमने पहले भी इंडिया एंड चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, कहां पर चल रही है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच में तनातनी है और इसी के बीच सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया, जिसके तहत जो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय उसने चाइना के 59 ऐप पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध, जिसमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउजर ये सभी शामिल है। साथ में ही जो चाइना का आयात है उसके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध। धीरे धीरे लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कैसे आयात पर रोक लगाई जाए, ये सभी बातें भी यहां पर अब इंडिया इसको एक तरह से लेगा। यहां पर 59 ऐप पर किस आधार पर की? हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम कर सकते थे, इसीलिए इनको किया गया। और इस सेक्शन 69 ए के तहत 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि जो ऐप है इनके द्वारा डाटा चोरी किया जा सकता है हमारे देश का, और इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो सभी याद रखना। इस पाबंदी को कैसे लागू किया जाएगा ये याद रखना। सरकार की अधिसूचना के बाद जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि चीन इन ऐप को ब्लॉक किया जाए। मीन्स जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इन ऐप को ब्लॉक कर देंगे। और संभावना यह है कि यूजर्स को शीघ्र ही ऐसे संदेश में मिले कि इन ऐप को नहीं चलाया जा सकता, ऐसे ऐप को आगे डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता। तो ये सब प्रावधान भी हमें मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। तो चीन के 59 ऐप है जिन पर ये सब इस तरह की रोक लगाई गई है, ये सभी आप याद रखना। ये सभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया एक टाइप से डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और टिकटॉक पर ऐसा नहीं कि पहले भी लग चुकी है पाबंदी। मीन्स मद्रास जो हाई कोर्ट है उसने पहले भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। हर कोर्ट ने पहले बाद में फैसले को वापस भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध किए गए ऐप को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक नजर से फैसला लिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है। अब आगे चलते हैं, यहां पर आगे चलते हैं हम। पेज नंबर 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे फिर वो स्कूल कॉलेज हो, वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अब अनलॉक सेकंड स्टार्ट हो गया है। पेज नंबर 2 पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है देश का पहला प्लाज्मा बैंक। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्लाज्मा बैंक क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझेंगे कि प्लाज्मा बैंक क्या होता है। तो एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो गई यहां पर, जिसको हम पूरा न्यूज के थ्रू इसके थ्रू हम डिस्कशन करेंगे कि प्लाज्मा बैंक क्या होता है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहां पर, कि फर्स्ट जो न्यूज हमारे लिए आज हो गई है प्लाज्मा बैंक। इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले कहां खुला है ये? दिल्ली में। तो यहां पर प्लाज्मा बैंक, उसी के साथ हम पढ़ेंगे यहां पर प्लाज्मा बैंक से संबंधित प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा बैंक एंड प्लाज्मा थेरेपी दोनों क्या होती है, इन दोनों को हम आज डिस्कशन करेंगे पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 पर ज्यादातर काम का पॉइंट नहीं रहता, लेकिन आज हमारे लिए एक काम का पॉइंट था, उसको हम क्या करेंगे? डिस्कस। आगे चलते हम पेज नंबर 3। तो डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है, राजनीति से प्रेरित सभी न्यूज है। सो नो नीड टू डिस्कस, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। पेज नंबर 4 पर भी हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है, बार बार वही कोरोना से संबंधित न्यूज है। पेज नंबर 5 पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। केवल आप क्या याद रखोगे, थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर हो सके तो
बाकी अभी परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है, परीक्षण के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। अब देखते हैं इसके ट्रायल अगर सही आएगा तभी इसको सही किया जाएगा। मींस देश ने पहले कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट को मानव परीक्षण के लिए और दूसरे चरण में मंजूरी मिल गई है। बायोटेक जो है, भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर एक वैक्सीन कैंडिडेट जो कोवाक्विसन को विकास किया। माय डियर फ्रेंड्स, कोवाक्विसन, इसका यहां पर विकास किया गया है। तो इसको देखेंगे कि ये क्या है, याद रखना कोवाक्विसन जो है। तो ये सभी आप याद रखोगे, इसके अलावा ज्यादा यहां कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। केवल अब जब ये इसका सही से रिजल्ट्स आएंगे तभी जाकर ये मार्केट में आएगी, तो उससे पहले हम ज्यादा इस पर क्यों बर्डन डालें। पेज नंबर 6 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम की नहीं है। चालबाज चीन, डेली न्यूज आ रही है, हमने पहले भी किया था कि चीन से जो तनाव घटाने पर फिर वार्ता करेंगे भारत और चीन के कमांडर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि पिछली जो दो वार्ताएं हुई है 5 जून को, 6 जून को और 16 जून को 2 वार्ताएं हो चुकी है, तो वो भी हम देखेंगे उसके बारे में। तो चाइना का जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा देखेंगे और चीन से तनातनी के बीच ही भारत ने भूटान के साथ अहम समझौता किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर याद रखना कि भारत और भूटान के संबंधों में वास्तव में अद्वितीय करार देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को कहा। यहां पर अगेन क्या हुआ, एक पनबिजली विद्युत घर, जो पनबिजली योजना है 1600 मेगावाट की, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संयुक्त परियोजना दोनों पड़ोसी देशों के बीच विविध और बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग की एक और मील का पत्थर साबित होगा। ये कहा उन्होंने, ये कहां पर होगी, भारत और भूटान के बीच 600 मेगावाट की खोलोंगझू संयुक्त उद्यम पन बिजली विद्युत जो परियोजना है उस पर समझौता किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा जो भूटान जो है, भूटान वो मेरे लिए हमेशा क्यों इंपॉर्टेंट रहा है उसके बारे में हम पहले भी देख चुके कि जो भूटान में ही जो डोकलाम इश्यू है, कैसे भूटान ने 2017 में डोकलाम इश्यू के मामले में इंडिया का साथ दिया था। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप केवल इस योजना का याद रखना कि हम जो यहां पर खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, एक हमने परियोजना बनाई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल एक पॉइंट याद रखना, कभी भी जब लिखने के लिए आएगा तो हम यहां से डायरेक्टली लिख देंगे उसको। आगे यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां पर चीन के दुस्साहस का जवाब, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने साहब ने लिखा है। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स, बार बार सेम एडिटोरियल्स आते रहते हैं। हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है कि हमारे बहादुर जवानों का बलिदान हुआ, ये सब हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इस आर्टिकल में, पुराने आर्टिकल्स में। यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट याद रखना कि कहां पर प्रॉब्लम, जो डोकलाम था वहां पर भी प्रॉब्लम हुई थी 2017 में, गलवान में अब प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जिनको हमको ध्यान देना है वो कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, BRI, इसका आज फिर से हम डिस्कशन करेंगे, तो याद रखेंगे एक BRI। सेकेंड यहां से कौन सा पॉइंट लेंगे, यहां पर सेकेंड हमारा जो पॉइंट रहेगा यहां से सब वही सिंपल है कि चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा, ट्रेड वार। तो ट्रेड वार क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। तो BRI, ट्रेड वार, ये 2 पॉइंट हमको यहां से मिलेंगे। और चीन की विस्तारवादी नीति, सेकेंड वर्ल्ड के बाद चीन क्या है, विस्तारवादी नीति अपना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगेन यहां से आ रहा है और ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होते ग्वादर बंदरगाह को जोड़ रहा है। ये कल भी हमने डिस्कशन किया था, आज अगेन ये टॉपिक आया है यहां पर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, माय डियर फ्रेंड्स, कि अभी हमने क्या किया है पूरा कि जितने भी अभी जस्ट हमने टिकटॉक वगैरह सबको बैन किया है। उसके बाद अब हम हमारा जो प्रतिस्थापन है जो आयात का उसको वहां करेंगे। 2007 में क्वाड की शुरुआत हुई थी। क्वाड क्या है ये भी हम देखेंगे और हमें क्वाड को नाटो की तरह सामूहिक रक्षा ढांचे पर संगठित करना होगा, ये इन्होंने कहा है। साथ में इसमें वियतनाम भी होने वाली सदस्यता बढ़ाई जानी चाहिए, इसमें वियतनाम भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन और साथ में G7 को G11 में सदस्यता बनना।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस एडिटोरियल से हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके बाद चाइना की विस्तारवादी नीति क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड व्यापार युद्ध क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्वाड। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आपके साथ इन सभी को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इन सभी को अच्छे से डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं हम इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स को यहां पर। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स थे, फर्स्ट पेज से एक हमारा जो पॉइंट था वो था प्लाज्मा बैंक। यहां पर हमारा सेकंड है, यहां पर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरा है ट्रेड वार, ट्रेड वार। फोर्थ यहां पर क्वाड, क्वाड क्या है ये भी देखेंगे। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोड, बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट, ट्रेड वार, क्वाड, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम वहां से देखेंगे उस एडिटोरियल से। आगे हम यहां चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे क्या है यहां पर, आगे न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को भी हम देखेंगे। इसके बाद तकनीकी को ताकत को पहचाने भारत। अगर हमको यहां पर यही कहा गया कि तकनीकी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हमें यह समझना होगा कि जब हम तकनीकी क्षेत्र में कुछ बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है माय डियर फ्रेंड्स कि पेटेंट के मामले में चाइना बहुत आगे हो गया। पेटेंट के मामले में 1999 में केवल 300 पेटेंट करवाता था चाइना, जो पिछले साल गत वर्ष लगभग 59,000, जबकि अमेरिका सेकंड नंबर पर आ 58,000 के साथ। तो पेटेंट मतलब क्या होता है कि जितने मात्रा में ज्यादा लोग इनोवेशन करते हैं तो उनका पेटेंट भी करवाते हैं, पेटेंट भी करवाते हैं। साथ में इन्होंने क्या कहा कि रिसर्च पर हम जीडीपी का केवल 20 वर्षों में हमने 0.7% खर्च किया, जबकि चाइना ने 2%, 2.1। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना तेजी से अपना क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो कर रहा है। उसके अलावा हमको ये क्या करना चाहिए कि हम जो शिक्षण संस्थाएं उनमें प्रोफेसर वगैरह इनको बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा देते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं, तो इनकी पेंशन वेतन में कटौती करके हम क्या करें, रिसर्च पर क्या करें, पैसा खर्च करें। लेकिन ये साहब ये भूल गए कहना कि अगर पैसा हम यहाँ कम करेंगे तो ये सभी लोग कहाँ भाग जाएंगे, विदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टली बोलने में और लिखने में और करने में बहुत डिफरेंस रहता है माय डियर फ्रेंड्स। सो जस्ट आर्टिकल लिख देना वो थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना और सब तरीके का सोच के चलना वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर हम उतना पैसा नहीं देंगे इन लोगों को वेतन भत्ते तो ये क्या होंगे, विदेश चले जाएंगे, जो ऐसा होता है जनरल इंडिया में। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नागरिक आंदोलन एंड राष्ट्र विरोधी साजिश, कोई काम का नहीं, छोड़ देना इसको पढ़ के, यहां पर कोई काम का नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत लोकल को ग्लोबल बनाने में केंद्र सरकार की हेल्प करेगा, केंद्र सरकार देगा हेल्प लोगों को। तो ये भी हम देखेंगे कि ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है। पेज नंबर 11 पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है, केवल हमको क्या याद रखना है कि मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठा रहा चाइना। तो ये हम देखेंगे कि चाइना वहां पर जो उइगर मुसलमान है, वो अल्पसंख्यक है, उनको जन्म दर घटाने के लिए वो कई तरीके अपना रहा है, जिसमें कोपर्टी एंड यहां पर नसबंदी। तो नसबंदी कोपर्टी क्या होता है ये भी हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये दोनों क्या होता है, कोपर्टी में क्या होता है, नसबंदी में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी फैमिली प्लानिंग में के तरीके हैं, फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं। यहां पर लोकुस्ट का हमने देख लिया, लोकुस्ट का हमने पहले भी डिस्कशन किया था, तो यहां पर ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टिड्डियों के बारे में कैसे नियंत्रण करेंगे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, केवल हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। बिहार में छोटे छोटे दलों में घूम रही टिड्डियां, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, पहले भी हमने डिस्कशन किया है। यहां सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 14 पर, वो CNR राव का आप नाम याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हें किस लिए नोबेल प्राइज भारत रत्न मिला था, भारत रत्न CN राव को। इन्होंने सबसे जो मेन काम किया था ये नैनो टेक्नोलॉजी में किया था, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया था माय डियर फ्रेंड्स, नैनो टेक्नोलॉजी में। तो उसी के लिए इनको ये जो पर्टिकुलर भारत रत्न मिला वो नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए मिला था। तो ये थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। अब चलते हैं हम डायरेक्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहां से इसमें हम ये लिख लेते हैं कि
जो उइगर मुसलमान का मुद्दा है अमेरिका द्वारा उठाया जाता है बार बार चाइना में, वो भी हम देखेंगे यहां पर। उइगर मुस्लिम, और इसमें नसबंदी और कॉपर्टी, ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा जानने की जरूरत है कि क्या होती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक हमारा वो है यहां पर, और एक हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत। और कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, आप सभी को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर आप डेली मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप सभी को पता होगा कि हम डेली इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मा बैंक। डियर फ्रेंड्स, प्लाज्मा क्या होता है कि एक व्यक्ति ए है, ये कोरोना से ग्रसित हो गया। कोरोना से ग्रसित होने के बाद इस व्यक्ति में क्या हो गया, ये कोरोना से ग्रसित होने के बाद हमने इसको ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट होने के बाद ये व्यक्ति हो गया सही, मींस ये अब हो गया सही, और बीमार होने के बाद इसकी हालत हो गई थी पतली। तो अब ये सही हो गया, तो इसके ब्लड जो है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता प्लाज्मा और एक होता ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है, यहां पर प्लाज्मा लगभग ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, जबकि ब्लड सेल्स लगभग 45% बनाती है, जिसमें आरबीसी जो हमारा ऑक्सीजन और CO2 ले जाने का काम करती है, WBC जो प्रतिरक्षा का काम करती है, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो क्या काम करती है, हमारे रक्त का थक्का। तो प्लाज्मा में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज रहती है। प्लाज्मा में क्या रहती है, एंटीबॉडी। यहां प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहती है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो अगर ट्रीटमेंट के बाद कोई व्यक्ति सही हो जाता है तो उसके ब्लड में क्या रहेगी, एंटीबॉडी। अब क्या करेंगे, एंटीबॉडी मींस कहां रहेगी, ब्लड में, और वो भी कहां पर, स्पेशली प्लाज्मा में। तो हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति का, अगर जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो गया तो उसका ब्लड है, उसमें दो चीजें, एक तरफ प्लाज्मा और एक तरफ उसमें है ब्लड सेल्स। तो हम क्या करेंगे, उस ब्लड सेल्स को नहीं लेंगे, हम उस व्यक्ति का थोड़ा प्लाज्मा लेंगे, प्लाज्मा जिसमें वो एंटीबॉडी आ जाए, और हम क्या करेंगे, इसको जो दूसरा व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति बी है वो कोरोना से ग्रसित हो गया, तो हम इसमें इसकी जो प्लाज्मा उसका एंटर करवा देंगे। हो सकता है इसकी जो एंटीबॉडी है इस व्यक्ति में लाभ प्रदान करे और इसको कोरोना से ठीक कर दे। तो ये जो डोनेशन है कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से सही हो गया है तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, कहां पर, प्लाज्मा बैंक में जाकर। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह यहां पर प्लाज्मा का डोनेट किया जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगेन जो सेकंड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हमने पहले भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस जो लेक्चर था पिछला, उससे में हमने बात की थी कि चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड परियोजना स्टार्ट की 2013 में। इसका प्लान क्या था कि जो जमीन वाली इलाका है, जमीन के द्वारा, मींस यहां पर क्या है, ओवरलैंड रूट, मींस जमीन वाला मार्ग, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और एक है मैरीटाइम रूट, जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैरीटाइम रूट। एक जमीन वाला रास्ता होगा जिसके द्वारा ये चारों तरफ, जो चाइना के चारों तरफ जो रसिया के पार्ट है या यूरोप के पार्ट है, उन सबसे जुड़ना। और दूसरा वाला जो पार्ट इसका मैरीटाइम रूट, मींस समुद्र का मार्ग, जिसके द्वारा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ईरान से यहां से होते हुए मध्य एशिया, उसके अलावा यहां रेड सी से होते हुए डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप, और यहां पर केन्या, अफ्रीका, जितना भी कंटिनेंट है, या फिर यूरोप वाला देश हो, या फिर यहां मध्य एशिया, और इसी के साथ यहां पर नीचे कोलंबो, यहां पर कलकत्ता, एंड यहां पर जो एशियन देश है, एशियन, उन सभी में शामिल होने का प्लान है। अभी हम इसमें शामिल नहीं हुए हैं BRI में, लेकिन इसका प्लान यहां तक आने का है, इंडिया को भी शामिल करना चाहता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का, कि पूरा जो वर्ल्ड है, चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो एशियन देश हो, साउथ अफ्रीका हो, सभी कंटिनेंट में क्या करेगा, सभी कंटिनेंट में क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये इसके द्वारा क्या पहुंचाया जाएगा वहां पर, इसके द्वारा वहां पर अपने रोड और समुद्र के मार्गों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा उसको अपने इकोनॉमी को जोड़ेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखोगे, अब आगे चलते हैं हम यहां पर, कि इसी का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
जो चाइना का जो कासगर शहर है, सिंजियांग प्रांत का कासगर शहर है, वहां से चाइना पीओके से होते हुए एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो अरब सागर में स्थित है, ग्वादर पोर्ट, वहां तक जाएगा। तो इसी को लेकर इंडिया विरोध करता है कि पीओके से गुजर रहा है, जबकि पीओके हमारा इंडिया का पार्ट है। मींस आप हमारी संप्रभुता जो है, सोवरेनिटी, संप्रभुता, उसका उल्लंघन कर रहे हो, इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और यूपीएससी 2018 में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, सेकंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, बीआरआई, और इंडिया इससे दूरी क्यों बनाकर रखा है, इंडिया की क्या मतभेद है इसको लेकर, और इसका सॉल्यूशन वगैरह क्या है, ये सभी पूछा गया था। 2018 का जो यूपीएससी था मेंस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि चाइना का कासगर शहर मींस सिंजियांग यहां प्रांत है, उसका कासगर शहर है, वो पीओके से पूरा पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट वहां पर जोड़ दिया गया है। इससे फायदा क्या था चाइना को, इससे फायदा हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर पीओके से अगर इंडिया पीओके से अगर चाइना जुड़ जाता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां कासगर शहर यहां से होके अगर यहां पर आ जाता ग्वादर पोर्ट, तो यहां पर इन देशों के साथ इसका व्यापार बढ़ जाएगा, यहां से सीधा यहां पर डायरेक्टली मध्य एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में आराम से पहुंच जाएगा। तो समुद्री मार्ग के द्वारा इसका पहुंचना आसान हो जाएगा, इसका माल वगैरह का। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आगे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप समझ गए होंगे कहां से गुजरा। ट्रेड वार क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेड वार में क्या होता है कि कोई दो देश हैं जैसे अमेरिका एंड चाइना। ट्रेड वार में क्या होता है, चाइना से कोई वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में अमेरिका में आती है, तो ये क्या करेगा कि पहले एक वस्तु 10 रुपए की आती है चाइना से, इस पर 10 रुपए की क्या लगा दिया, शुल्क लगा दिया, तो ये 20 रुपए की होगी। और अमेरिका में भी क्या हो रहा है, ऐसी वस्तु बन रही है जो 15 रुपए की बन रही है, तो अमेरिका की वस्तु खरीदेगा, कोई चाइना की वस्तु को नहीं खरीदेगा। यहां मींस देशों द्वारा किसी दूसरे देश की जो आयातित वस्तु रहती है उस पर आयात शुल्क बढ़ा देना, ताकि वहां के लोग उसको कम खरीदें, इसके द्वारा क्या होगा, अब जब अमेरिका ऐसा करेगा चाइना के सामानों पर, तो जब अमेरिका के कोई सामान चाइना में जाएंगे तो चाइना भी ऐसा करेगा। इससे क्या होगा, दोनों देश एक दूसरे के सामानों पर क्या बढ़ाएंगे, आयात शुल्क, और इसी को बोलते हैं ट्रेड वार। तो समझना ये क्या होता है ट्रेड वार, आयातित सामानों पर जो बढ़ाया जाता है, एक तरह से बढ़ाया जाता है क्या, आयात शुल्क, उसे बोलते हैं ट्रेड वार। एक जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था यहां पर वो है क्वाड। तो क्वाड क्या होता है ये हम देखेंगे, उसके बाद उइगर मुसलमान और आत्मनिर्भर भारत, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड जो है माय डियर फ्रेंड्स, वहां क्वाड लिखा हुआ था कि क्वाड हमने बनाया, तो क्वाड 4 देशों का, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल है, मींस इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। इनफॉर्मल मींस अनौपचारिक संगठन है, जैसे G7, G12, और हम G7 का भी आज बात करेंगे, G7 से G11 बना रहे हैं। तो क्वाड क्या है, अनौपचारिक मींस यहां पर कोई टाइम पर मीटिंग होना ये सभी नहीं है। क्वाड में जो देश शामिल हुआ आप हमेशा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, यूएसए एंड यहां पर जापान, ये 5 देशों के द्वारा इस क्वाड को बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स। क्वाड को बनाया गया 2007 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, और इसकी स्टार्टिंग की थी जापान के प्रधानमंत्री संजो आबे साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है और जो साउथ चाइना सी और जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर की अगर स्वतंत्र जो परिवहन है, स्वतंत्र जो जलयान परिवहन अगर उसको बनाए रखना है, तो हमें क्वाड बना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर प्रेशर करें। तब से ये क्वाड बन गया 4 देशों का समूह। तो ये याद रखना 4 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश है ये सभी आपको शामिल है। उइगर मुसलमान का मुद्दा हम पहले भी देखे थे। चाइना का जो सिंजियांग प्रांत, अगर चाइना देखें तो यहां पर जो चाइना का प्रांत है वो सिंजियांग है, वेस्टर्न, इसको बोलते हैं सिंजियांग। यहां पर जो मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है इनको बोलते हैं, ये जो मुस्लिम्स है उइगर मुसलमान है, इनके द्वारा यहां उग्रवादी गतिविधियां बढ़ाने के कारण क्या होता है कि इनको हिरासत केंद्रों में रखा गया है। हिरासत केंद्रों में कहां पर, चाइना में। तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है चाइना में, सिंजियांग प्रांत में, और इसी को लेकर बार बार ये न्यूज में आती है कि उनके लिए आजकल हिरासत केंद्र बना रहा है। साथ में अब न्यूज आई कि उनको जनसंख्या को सीमित करने के लिए चाइना क्या यूज कर रहा है, कॉपर्टी एंड यहां पर कॉपर्टी के अलावा एक और जो नसबंदी। तो नसबंदी 2 प्रकार की होती है, इसमें महिला की भी हो सकती है और पुरुष की भी हो सकती है। कॉपर्टी जो है वो भी एक तरीका है। तो इसमें डियर फ्रेंड्स होता क्या है, अगर आपको जनरली मैं बताऊं यहां पर, तो इसमें क्या होता है, अगर ये कोई महिला है, यहां पर महिला है, इसका क्या होता है,
जस्ट आपको मैं बताता हूं कि कॉपर टी होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो। ये सभी फैमिली प्लानिंग की तरीके हैं, फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं। अगर यहां पर देखोगे जनरली तो इस टाइप से पूरा एक डायग्राम रहता है। यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब रहती है, फैलोपियन ट्यूब रहती है। यहां पर 2 अंडाशय रहते हैं, अंडाशय। ये गर्भाशय रहता है, गर्भाशय मीन्स इसे बोलते हैं यूट्रस, और ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। एंड यहां पर वेजाइना मीन्स, अब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना, ये है ओवरी, अंडाशय। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई महिला होती है तो उसके हर 28 डेज बाद यहां पर अल्टरनेट, यहां पर 2 अंडाशय रहते हैं उसके लेफ्ट एंड राइट, वहां से हर 28 डेज के बाद एक एग निकलता है, यहां से एग निकलता है। एग जाता है यहां पर फैलोपियन ट्यूब में, और जब अगर उनको कोई भी बेबी पैदा करना है तो यहां से उसके क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो शुक्राणु है, शुक्राणु यहां से जाते हैं, शुक्राणु यहां से जाते हैं, और यहां पर जो फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर शुक्राणु एंड अंडाणु मिलता है, और यहां पर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो तो जब एम्ब्रियो बनता है, तो जब एम्ब्रियो बनने के बाद जब ये लगभग 16 सेल का बन जाता है, 16 सेल, इसको बोलते हैं मारूला। मीन्स दो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको जो सेल का है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरूला। तो ये जो 16 सेल स्टेज है वो आ जाती है यहाँ गर्भाशय में, और गर्भाशय में यहाँ पर आकर इंप्लीमेंट हो जाता है, और धीरे धीरे बेबी जो है उसका विकास स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें जो स्पेशली जो नसबंदी होती है, उसमें क्या होता है कि यहां से इसको कट कर दिया जाता है दोनों तरफ से, और इसको कट करके यहां पर बांध दिया जाता है, यहां पर इसको बांध दिया जाता है। तो ये तो महिला नसबंदी है। पुरुष में भी सेम ऐसे ही होता है, वहां पर जो टेस्टिस रहते हैं, टेस्टिस मीन्स जो वृषण रहते हैं, उनमें क्या होता है, यहां से पूरी नलिका जाती रहती है। इसको क्या करते हैं, यहीं से शुक्राणु का गमन होता है। तो यहां से जब यहां शुक्राणु बन रहे हैं टेस्टिस में, तो यहां से इसको काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो यहां से नसबंदी हो जाती है। तो ये अब जनरली क्या है कि जो मुस्लिम्स रहते हैं इनमें नसबंदी नहीं करवाई जाती, लेकिन चाइना के द्वारा क्या हो रहा है, चाइना को द्वारा इनमें दबाव डाला जा रहा है, और यहां पर नसबंदी करवाई जा रही है। तो ये एक उइगर मुसलमान का नसबंदी का मामला है। सेकंड, यहां पर आपको पता हो तो यहां पर कॉपर टी एक अनोदर यहां पर न्यूज में आया कि उसके द्वारा, तो यहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक आकार का ऐसा रहता है, कॉपर का बना हुआ रहता है यहां पर इस टाइप का, और उस पर एक यहां पर टी आकार का इस टाइप का। इसमें होता क्या है कि ये पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट रहता है, मींस एक डिवाइस रहती है। इसको डॉक्टर क्या करती है, जो भी लेडीज डॉक्टर रहती है या पुरुष डॉक्टर, वो क्या करते हैं, जिनको अब बच्चे पैदा नहीं करना है तो वो क्या करते हैं, जनरली इसको फैमिली प्लानिंग के रूप में यूज करते हैं। और इसको सर्विक्स रहता है, सर्विक्स के यहां पर इसको लगा दिया जाता है। यहां पर सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट है कि इसको इस टाइप से लगाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां से अब क्या होगा कि जितने भी शुक्राणु हैं, मींस जो स्पर्म है वो यहां पास नहीं होंगे, मींस अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो यहां पर शुक्राणु पास नहीं होंगे। लेकिन अगर जैसे 28 डेज, हर 28 डेज के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जो माहवारी आती है, उसमें यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होता है कॉपर टी। तो ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब चीजों का, कि कैसे ये सब फैमिली प्लानिंग की क्या क्या मुद्दे हैं। कॉपर टी, उसके बाद महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। हमारे समाज में महिला नसबंदी को तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन पुरुष नसबंदी को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ये सभी आप जब किसी जिले में कलेक्टर बनोगे तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए सभी के बारे में, कि क्या होती है सब चीजें, आप कैसे फैमिली प्लानिंग के लिए किसी को अवेयरनेस फैलाओगे, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखना, ये दोनों काम करके चाइना क्या कर रहा है कि उइगर मुसलमान जो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनकी जनसंख्या को, उनकी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जबकि वहां पर जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनको क्या कर रहा है, जनसंख्या को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखोगे। अगेन जो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट था माय डियर फ्रेंड्स, अगेन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, उइगर मुसलमान आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, कि आत्मनिर्भर भारत में, जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें 3 प्रोग्राम थे। एक था वोकल फॉर लोकल, यहां पर प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल इसमें शामिल था। उसके अलावा यहां पर हमने क्या किया था कि जो हमारा इंपोर्ट है,
उसको हम क्या करें, कम करें, और हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट, इन सभी को बढ़ाएं। तो ये सभी हमारा क्या था, आत्मनिर्भर भारत। हमने ये भी देखा था कि वोकल फॉर लोकल में क्या करना, हमारे जो परंपरागत वस्तुएं, जो लोकल वस्तुएं, उनको हम प्रमोट करें, उनको यूज करें ज्यादा से ज्यादा, साथ में उन्हीं को वर्ल्ड लेवल पर हम क्या करें, बेचें। और आत्मनिर्भर भारत में हमने कल बात की थी, आत्मनिर्भर भारत में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हमें सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, नई नई टेक्नोलॉजी हमको लाना पड़ेगा। और साथ में जो उन्होंने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, तो हमने लगभग केवल 0.7% खर्च किया लगभग 20 सालों में, जबकि चाइना ने 1.2% यहां पर खर्च किया। इसके बाद भी 2.1, तो इसके बाद भी अगर आप देखोगे कि इंडिया की केवल जो इकोनॉमी है लगभग 2.7 बिलियन डॉलर है इस टाइम, या सॉरी ट्रिलियन डॉलर, तो जबकि चाइना की अगर देखेंगे तो 13.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो 13.5 ट्रिलियन डॉलर का 2.1%, जबकि केवल 2.7 का 0.1%, तो ये दोनों में भी काफी अंतर हो जाता है। अरे डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं यहां पर कि मेरे फादर हैं और एक आपके फादर हैं, अगर मेरे फादर के पास 10,000 है और वो मुझे उसका 1% देते हैं, और आप बोलते हो कि मेरे फादर के पास 1 करोड़ रुपए है, वो मुझे 1% देते हैं, तो क्या ये दोनों सेम राशि हो जाएगी? तो ये कहना कि चाइना अपने जीडीपी का 2.1% खर्च करता है, इंडिया अपने जीडीपी का केवल 2.75% करता है, इवन दो अगर हम ये बोले कि चाइना 2%, इंडिया भी 2%, तो भी हम चाइना की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जीडीपी तो बड़ा है। जब जीडीपी उसका बड़ा है तो उसके पास पैसे भी तो ज्यादा हैं उस लेवल के से, इसलिए जीडीपी के आधार पर, खर्चे के आधार पर अगर दो देशों के बीच अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेवकूफता होगी, ये हमारी मूर्खता होगी इस आधार पर कि उन दोनों की जीडीपी अपने आप ही अलग अलग है। अगर दो देश लगभग समान है, उनकी जीडीपी लगभग समान है, तब जाकर आप जीडीपी के आधार पर कंपैरिजन करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट वाला पॉइंट हमने देखा था कि पेटेंट चाइना बहुत तेजी से करवा, तो आत्मनिर्भर भारत में हमने देखा था कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण। कैपिटल का बात हमने की थी, कैपिटल की हमने कल ही बात की थी। उसके बाद हमने जो हमारा लैंड लेबर की बात की थी कि कैसे हम इन सभी में सुधार करें। कल का आप वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 पॉइंट्स थे, कल ही मैंने उसका डिस्कशन किया था कि इन 10 पॉइंट्स को जब हम बढ़ाएंगे तभी जाकर हम चाइना का जो इंपोर्ट है उसको कम करेंगे, साथ में हमें एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये सभी पॉइंट है। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उन सभी पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। कम से कम 15 से 20 पॉइंट बताया था मैंने, 15 से 20 पॉइंट्स, उन सभी को आप इंक्लूड कर सकते हो एग्जामिनर में। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को हमने डिस्कशन किया। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो मुझे कम से कम उसी से पता लगता है, मुझे ऐसा पता नहीं लगता कि आप लोगों के पसंद आ रहा है कि नहीं, मुझे इस आपके इंडिकेशन से पता लगता है, क्योंकि मैं आपसे डेली तो बात करता नहीं हूं और बात करता भी नहीं हूं। आगे आने वाले समय देखेंगे, हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज की, उसी के कारण मैं नहीं ला पा रहा, बाकी पूरा सेटअप कंप्लीट हो रखा है। फिर हम थोड़े दिन में ही, 2-4 दिन में लाइव क्लास के बारे में सोचेंगे, फिर लाइव क्लासेज होगी। तो अब जब तक लाइव क्लासेस नहीं है तब तक आपसे जुड़ने का और केवल समझने का मेरे पास एक ही तरीका है कि जब आपका लाइक्स आ जाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ वीडियो सही है। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। अब लास्ट में जाते जाते आपके लिए, सभी के लिए और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन कोड कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मेरी मंजिल खुद ब खुद करीब आती गई मेरा हौसला देखकर। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की जरूरत नहीं हो या और कोई स्टेट पीसीएस की जरूरत नहीं हो, सभी को देखकर हमेशा डर लगता है सभी को कि इतना बड़ा कोर्स, इतना काम करना है, इतना टाइम नहीं है, ये सिलेबस कितना बड़ा है, यूनिवर्सिटी का काम या फिर जनरली कॉलेज का काम, किस को मैं करूं। तो डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मेरी मंजिल खुद पे खुद पास आती गई मेरा हौसला देखकर। तो आपको हौसला रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखनी है, हमेशा लगातार मेहनत करनी है, अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।